इस बुलेटिन में दिन भर की खबरों पर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जानकारी जो है वो आपसे हम साझा करेंगे, चाहे वो राजनीतिक गलियारों की है, प्रशासनिक स्तर की सूचनाएं हैं, कर्मचारियों से संबंधित जो समाचार हैं उनकी भी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी बिगुल जो बज चुका है पूरे देश की तरह प्रदेश में भी आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है वो लग चुकी है और इस दौरान जो सरकार की प्रचार सामग्री है उसके पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स जो जहां पर भी प्रदेश में लगाए गए हैं उन्हें हटाने का काम शुरू हो चुका है। तो आदर्श चुनाव आचार संहिता के साथ ही चुनाव जो सरकार की जो प्रचार सामग्री है उसको हटा दिया गया है। कई स्थानों पर यह सिलसिला जो है वो अभी चला हुआ है। शहरों और गांवों में ऐसे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स जो है वो हटाए जा रहे हैं जिसमें सरकार की विभागों की, अलग अलग विभागों की उपलब्धियां जो है वो उसमें नजर आ रही हैं। उपलब्धियों को दर्शाने वाले ये होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं। विभागों को अपने अपने बैनर जो है वो हटाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, शिमला समेत सभी प्रदेश के जितने भी शहरी क्षेत्र हैं और जितने भी पंचायतें हैं वहाँ पर 24 घंटे में ये सामग्री जो है वो हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिस पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सोमवार को अपनी रिपोर्ट जो है वो चुनाव आयोग को देनी है। तो सभी विभाग अपनी जानकारी देंगे और मुख्य सचिव को बताएंगे कि उन्होंने हर जगह से इस तरह की जो प्रचार सामग्री थी सरकार की वो यहाँ पर हटा दी है। जगह जगह पर ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर जो है वो पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं जिनको हटाना जो है वो इतनी जल्दी आसान भी नहीं है, लेकिन जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। अगर हम शिमला की बात करें तो कल जब 3 बजे के बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने के आदेश जो है वो हुए और उसी वक्त तुरंत जो है वो शिमला शहर में नगर निगम के कर्मचारी, जिलाधीश कार्यालय के कर्मचारी, लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी और अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं वो लग गए थे और शाम को रात तक, जो देर रात तक शिमला में जो है वो इस तरह के होर्डिंग्स हटाने का सिलसिला यहाँ पर चला हुआ था। तो ऐसे ही आज रविवार के दिन भी पूरा दिन जो है वो पूरे प्रदेश में इस तरह की जो सामग्री है उसको हटाया गया है, क्योंकि कल रिपोर्ट जो है वो इस संबंध में मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को देनी है। अब बात करेंगे प्रदेश में राजनीति की। तो बागी जो विधायक रहे हैं जिन्होंने बगावत की कांग्रेस पार्टी से और अब जो बर्खास्त हो चुके हैं, तो इन बागियों को भी चुनाव लड़ने को लेकर जो है वो एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बागी जो है वो अब चुनाव लड़ सकेंगे। ये बात खुद जो प्रदेश का चुनाव आयोग है उसने कही है। कल सुप्रीम कोर्ट में इन बागियों का जो है वो मामला लगा हुआ है। कल 18 तारीख है और सोमवार के दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इनके मामले की जो इनकी याचिका वहां पर दायर हुई है उस पर सुनवाई होनी है। पिछली बार जो बागी हैं उनकी तरफ से जो वकील किए गए थे वो वकील वहां पर नहीं पहुंच पाए थे और ऐसे में अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख की तारीख दी थी और कल 18 तारीख है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में वहां पर याचिका पर सुनवाई की जानी है। आगे इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या आदेश देता है, इसको लेकर जो है वो सभी की निगाहें लगी हुई है। 6 बागियों के चुनाव क्षेत्रों में उपचुनाव जो है वो घोषित हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का उपचुनाव भी जो है वो पिछले कल घोषित कर दिया गया। इसमें गगरेट विधानसभा क्षेत्र है, कुटलैहड़ विधानसभा है, बड़सर है, सुजानपुर है, धर्मशाला है और लाहौल स्पीति के विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इन सभी 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो उपचुनाव होगा। तो बगावत करने वाले जो है वो प्रत्याशी, जो बगावत करने वाले विधायक रहे हैं, बर्खास्त हो चुके हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की जानकारी जो है वो प्रदेश के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने इस संबंध में जो है वो जानकारी इसकी दी है। इसके उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि क्या वो लोग भी चुनाव के लिए जो है वो अधिकृत हैं, तो उस पर कहा गया कि वो अधिकृत हैं और बाकायदा वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग, ये बागी जो है, बगावत करने वाले, आखिर किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? क्या कोई राजनीतिक दल जो है वो इनको टिकट देगा? क्योंकि कांग्रेस से अभी भी इनको जो है वो बाहर नहीं किया गया है। अदरवाइज कांग्रेस जो है वो 6 साल के लिए निष्कासित कर देती है अपने वर्कर्स को अगर इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो। लेकिन अभी तक जो है वो कांग्रेस की तरफ से इन 6 जो पूर्व विधायक इनको कहेंगे तो इनको अभी तक
तक जो है वो पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया है। तो अभी भी राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो यहाँ पर गर्म है और अभी भी ये सोचा जा रहा है कि आखिर आगे इनका क्या होगा। अब ये इनको कोई राजनीतिक दल टिकट देगा या नहीं देगा, या फिर ये निर्दलीय जो है वो चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर जो है वो सभी की नजरें हैं। तो काफ़ी कुछ कल सुप्रीम कोर्ट की में जो सुनवाई होगी, जो याचिका पर जो है वो चर्चा वहाँ पर होगी, उसके बाद जो निर्णय आएगा उसमें ये स्थिति जो है वो साफ हो सकेगी। तो फिलहाल इनको जो है वो उपचुनाव जो है वो झेलना ही पड़ेगा, उपचुनाव अपने अपने क्षेत्रों में लड़ना पड़ेगा। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है ये आगे अभी देखना पड़ेगा। कल काफ़ी कुछ जो है वो तस्वीर इस मामले में साफ हो जाएगी। कांग्रेस के 4 चेहरे अभी तक जो है वो फाइनल नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें, इसको लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा असमंजस जो है वो कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी सरकार को बचाने की तरफ लगी हुई है, दूसरी तरफ उनकी लोकसभा का ये चुनाव है, और तीसरा जो है वो अब उपचुनाव भी उनके सामने जो है वो नेताओं के सामने खड़ा हो गया है। तो कांग्रेस के लिए बेहद ज़्यादा परेशानी है। इन परेशानियों के बीच में अभी तक जो है वो कांग्रेस पार्टी अपने 4 लोकसभा के प्रत्याशियों को नहीं चुन सकी है। लेकिन कल सोमवार को जो है वो उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक होगी, इसमें हिमाचल के लोकसभा प्रत्याशियों को भी चुना जा सकता है, इनकी भी घोषणा हो सकती है। दिल्ली में हाईकमान जो है वो इस पर कल चर्चा करेगा। बता दें, यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहेंगे, उनके साथ प्रदेश कांग्रेस की जो अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह वो भी रहेंगी, और ये भी माना जा रहा है कि सोमवार को मुकेश अग्निहोत्री भी जो है वो दिल्ली में हो सकते हैं, जो आज मंडी में एक अपने निजी कार्यक्रम में मौजूद थे। तो इन नेताओं ने पहले भी चर्चा की है, 3-4 दिन पहले ओकओवर में जो है वो संबंध में बैठक हो चुकी है, और उसमें इन्होंने जो है वो हर एक विधानसभा क्षेत्र से पैनल तैयार किया है 3-3 लोगों के नाम का, और इनमें से ही किसी एक को जो है वो टिकट दी जाएगी। तो टिकट पर चर्चा होगी, और उम्मीद की जा रही है कि कल कांग्रेस पार्टी अपने 4 चेहरे जो है वो यहाँ पर घोषित कर देगी, या हो सकता है कि उसमें से कुछ 1 या 2 लोगों को जो का टिकट जो है वो फाइनल कर दिया जाए। तो अभी तक मंडी में प्रतिभा सिंह का नाम जो है वो लगभग फाइनल है, लेकिन उनके भी चुनाव को लेकर जो है वो कुछ सस्पेंस यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए कौल सिंह ठाकुर का दूसरा नाम जो है वो इस पैनल में मुंबई में है, और मुंबई में जो है वो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसमें उसकी समाप्ति पर जो है वो वहाँ पर शामिल होने गए हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री 2-3 जगह पर राहुल गांधी की यात्रा में जो है वो शामिल हो चुके हैं। पिछले कल उनका कार्यक्रम था बिलासपुर में, बिलासपुर से वो चंडीगढ़ चले गए थे, और चंडीगढ़ से आज सुबह जो है वो सीधे मुंबई के लिए रवाना हुए। शाम को उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है, और कल कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी बैठक जो है वहाँ पर बताई जा रही है। तो ताज़ा स्थिति पर आज सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी, उनके साथ भी बात हुई है। हिमाचल प्रदेश के जो ताज़ा राजनीतिक हालात हैं, उन हालातों को लेकर जो है यहाँ पर चर्चा जरूर की गई है। आपको बता दें, राहुल गांधी के साथ अब तक मुलाकात नहीं हुई थी सुखविंदर सिंह सुक्खू की। इससे पहले वो प्रियंका गांधी से जो है वो दिल्ली में मिले थे, खड़गे से वहाँ पर दिल्ली में मिल चुके हैं, लेकिन आज राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई है, और राहुल गांधी से हिमाचल के राजनीतिक हालातों को लेकर जो है उनकी चर्चा हो चुकी है। अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, कल विधानसभा में उन्हें अपना जवाब दायर करना है। 9 भाजपा विधायकों को कल विधानसभा में जवाब देना है। इन नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन जो है लाया गया था, अवमानना का जो मामला इनके खिलाफ जो है वो लाया गया है। कांग्रेस की ओर से शिकायत इनकी खिलाफ जो है वो की गई है, जिस पर इनको जवाब देना है, इनसे जवाब तलबी की गई है, और कल ही के दिन जो है वो जवाब मांगा गया है। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया उनका जवाब देखने के बाद आगामी कार्रवाई इस मामले में जो है वो करेंगे। आपको बता दें, कुलदीप सिंह पठानिया ने हाल ही में ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जिसमें 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था। इससे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब भाजपा विधायकों का मामला भी जो है वो फंसा हुआ है, देखना होगा कि उन पर क्या फैसला जो है वो कल लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपये देने के लिए जो है वो फार्म भराए जा रहे हैं।
हैं। सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा कर दी है। गांव स्तर पर जितने भी तहसील कल्याण अधिकारियों के जो कार्यालय हैं वहां पर महिलाओं की इस समय जो है वो कतारें लग चुकी है। लाखों फॉर्म जो है वो जमा भी हो चुके हैं और महिलाओं को उम्मीद है कि अप्रैल महीने से, जैसे सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है, 1500 रुपये जो है वो मासिक तौर पर महिलाओं को मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आदर्श चुनाव आचार संहिता भी जो है वो लग चुकी है। पूरे देश में आचार संहिता लगी है और सवाल ये खड़ा हो गया है कि जब आदर्श चुनाव आचार संहिता लग चुकी है तो ऐसे में महिलाओं के खाते में क्या अप्रैल महीने से 1500 रुपये की राशि जो है वो आनी शुरू हो जाएगी? ये खुद में एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो आचार संहिता के उल्लंघन में आता है, आचार संहिता के दायरे में आता है। ऐसे में महिलाओं को जो है वो इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि इस पर अब चर्चा जो है वो होने लगी है, क्योंकि इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ना जो है वो पूरी तरह से तय है, क्योंकि महिलाओं में नाराज़गी भी है और इसलिए उसको देखते हुए हो सकता है कि सरकार जो है वो चुनाव आयोग से ये सिफारिश करे, इसकी इजाज़त मांगे, उनके साथ पत्राचार करे कि उन्होंने 1500 रुपये देने का ऐलान कर रखा है और बजट की घोषणा भी जो है वो इस पर हो चुकी है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऐसे में इस आदेश को लागू किया जाए तो अभी चुनाव आयोग के पास से सरकार जाएगी या नहीं जाएगी, वहाँ से कोई मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखना होगा। अदरवाइज वहाँ से अगर आदर्श चुनाव आचार संहिता का मामला अगर उसमें फंसता है, बीच में कोई पेच फंसता है, तो फिलहाल महिलाओं को अप्रैल महीने से ये 1500 की राशि नहीं मिल पाएगी। इस संबंध में अधिकारियों से भी हमने जो चर्चा की है उनका भी यही कहना है कि अब आचार संहिता लगी है और आचार संहिता के चलते जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट किसी को सीधे रूप से नहीं दिया जा सकता है। उधर हिमाचल प्रदेश के जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं उनके ओपीएस की बात करें तो बिजली बोर्ड कर्मचारियों को ओपीएस जो है वो नहीं मिल पाई है। इस पर सरकार समय समय पर निर्णय जो है वो तय समय पर निर्णय जो है वो नहीं ले पाई। हालांकि मुख्यमंत्री ने मार्च महीने से ओपीएस को लागू करने का ऐलान जो है वो इन कर्मचारियों के साथ किया था, मगर मामला अभी भी लटका हुआ है। इससे बिजली बोर्ड कर्मचारियों में जो है वो नाराजगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओपीएस इन कर्मचारियों को नहीं दिए जाने के पीछे आखिर कारण क्या है, ये भी अब तक जो है वो साफ नहीं हो पा रहा है। खुद कर्मचारी नेता इसको लेकर परेशान है, क्योंकि कई स्तर पर वो मामले को जो है वो आगे बढ़ा चुके थे। अब आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है और आचार संहिता के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद ही जो है वो ओपीएस पर आगामी चर्चा जो है वो हो सकती है। उससे पहले फिलहाल कुछ नहीं हो पाएगा। हम कर्मचारियों की बात कर रहे हैं तो कर्मचारियों को जो है वो सरकार ने एलटीसी देने को लेकर जो है वो आदेश जारी कर दिए हैं। बजट में कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा के बारे में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, जिस पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब कार्यकाल में 2 बार एलटीसी जो है वो कर्मचारी ले सकेंगे, यानी एक कर्मचारी अपने पूरे कार्यकाल में 2 बार एलटीसी की सुविधा ले सकता है। जिसने एक बार ये सुविधा जो है वो पहले ले ली है वो दूसरी बार फिर से अप्लाई कर सकता है। इसमें ट्रैवलिंग का पूरा खर्चा जो है वो सरकार कर्मचारियों को देती है। बागी विधायकों की बात करें तो 6 विधायकों को जो है वो पैसा नहीं मिल पाएगा। ये पैसा है बजट, ये पैसा जो है वो विधायक क्षेत्र विकास निधि का है, जिसकी घोषणा बजट में मुख्यमंत्री ने की थी कि 1 अप्रैल से इसे बढ़ा दिया जाएगा, इसे बढ़ाने का ऐलान हुआ था। इस पर योजना विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले कल जो आदेश हुए हैं उसमें विधायकों को 2 करोड़ 10 लाख रुपए की जगह अब 2 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि जो है वो मासिक तौर पर मिलेगी। इसमें 10 लाख रुपए की बढ़ोतरी जो है वो सरकार ने प्रतिमाह की थी। लेकिन बर्खास्त जितने भी 6 विधायक किए गए हैं जो बागी हो चुके हैं, ये पैसा जो है वो उनको नहीं मिलेगा। यानी गगरेट विधानसभा, कुटलैहड़ विधानसभा, सुजानपुर, बड़सर, धर्मशाला और लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्रों को में उपचुनाव जो है वो घोषित हो गए हैं और वहां फिलहाल विधायक नहीं है, इसलिए विधायकों को ये निधि जो है वो फिलहाल 2-3 महीने जो है वो नहीं मिल पाएगी। और ऐसे में अभी ये भी देखना होगा कि बाद में अप्रैल महीने से ये राशि बढ़ी हुई मिलेगी या फिर शेष जो है वो अभी के जो है वो अप्रैल, मई, जून 3 महीने छोड़कर ये राशि जो है वो इन क्षेत्रों को मिलेगी। तो इन क्षेत्रों का जो है वो नुकसान इस तरह से भी हुआ है, विकास में ये पैसा जो है वो खर्च होता है।
लोकसभा चुनावों की आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के चलते हिमाचल प्रदेश में हजारों भर्तियां भी जो है वो फिलहाल टल गई है, जिसमें टीजीटी है, जेबीटी है, कंप्यूटर शिक्षकों की भर्तियां हैं वो लटकी हुई थी, वो अभी फिलहाल टल गई हैं। 3 दिन पहले 1033 टीजीटी का बैच वाइज भर्ती के माध्यम से जो है वो चयन हुआ है। अब इन्हें जून तक का इंतजार जो है वो नियुक्तियों के लिए करना होगा। 1161 पदों पर जेबीटी की बैच वाइज भर्ती का परिणाम भी अब जून महीने में निकलेगा। वहीं कंप्यूटर साइंस प्रवक्ता के 985 पदों को भरने पर भी फिलहाल जो है वो आगामी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो आचार संहिता लगने के बाद कई तरह की पाबंदियां लगी हैं। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, अधिकारियों के लिए नियम जारी हुए हैं। राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के लिए रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने का नियम है। किसी के घर पर उसकी अनुमति के बिना जो है वो पोस्टर, बैनर या झंडा नहीं लगा सकते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की सुविधा भी नहीं देंगे। मतदाता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए डराया या धमकाया नहीं जा सकता है। धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की बात कही गई है। इसके अलावा अधिकारियों के लिए जो नियम है उसमें किसी सरकारी अधिकारी कर्मी की ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर या फिर नियुक्ति अभी नहीं हो सकती। यदि तबादला करना बेहद जरूरी है तो चुनाव आयोग से उसकी स्वीकृति लेनी होगी। मुख्य सचिव के माध्यम से चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारी को किसी भी नेता या मंत्री से उसकी निजी यात्रा या आवास में मिलने की मनाही होगी पूरी तरह से। और सरकारी भवनों में पीएम, मुख्यमंत्री, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो लगाना भी जो है वो निषेध होगा। सरकार की उपलब्धियों वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया में विज्ञापन भी जो है वो इस वक्त नहीं दिए जा सकते हैं। मंत्रियों, विधायकों के लिए भी पाबंदियां हैं। उसमें मुख्यमंत्री अपने जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते हैं। सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिथि गृहों में ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी। किसी भी रूप में किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा जो है वो नहीं करेंगे और ना ही कोई किसी तरह का वायदा किसी के साथ कर सकते हैं। किसी परियोजनाओं या योजनाओं की आधारशिला भी नहीं रखेंगे। सड़क बनवाने, पीने के पानी को लेकर काम शुरू करवाने का वादा भी नहीं कर सकते हैं। अपने जो मंत्री अपने आधिकारिक दौरे के समय चुनाव प्रचार जो है वो नहीं करेंगे। प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का जो इस्तेमाल है वो नहीं होगा, ना ही कोई सरकारी सुख सुविधा वो भोग सकते हैं। सरकारी खर्च पर चुनावी रैली या चुनाव प्रचार जो है वो नहीं किया जा सकता है। सरकारी वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ अपने निवास से लेकर दफ्तर तक ही उनको करना पड़ेगा। सरकारी खर्चे पर कोई प्रॉपर्टी या इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं कर सकते हैं। सत्ताधारी पार्टी सरकारी पैसे से सरकार के काम का प्रचार प्रसार जो है वो नहीं करेगी। विधायक या मंत्री अपने विकास फंड से कोई नई राशि जो है वो जारी नहीं कर सकते हैं। इस तरह की तमाम सारी जो है वो पाबंदियां जो है वो इस वक्त आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी कही जाने वाले मंडी में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर अगर देखें तो 2.9 जो है वो इसकी तीव्रता मापी गई है। मंडी जो है वो भूकंप का केंद्र रहा। सुबह 8:04 पर ये झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से किसी भी तरह का नुकसान जो है वो वहाँ पर नहीं देखा गया है, लेकिन झटके लोगों ने जरूर महसूस किए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो फिर से एक बार पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो गया है। प्रदेश में 21 से 23 मार्च तक बारिश और बर्फबारी बताई गई है। चोटियों पर 18 और 19 मार्च को भी मौसम खराब रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उछाल जरूर आया है, लेकिन बारिश होने से तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान यहाँ पर दिया गया है। बागवानी के लिए ये इस तरह का मौसम जो है वो पूरी तरह से नुकसानदायक साबित हो सकता है। मौजूदा समय में स्टोन फ्रूट में फ्लावरिंग चल रही है। तापमान में गिरावट से जो है वो सेटिंग प्रक्रिया को जो है वो इसमें नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से बागवानी जो है वो प्रभावित हो सकती है। बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जो है वो यहाँ पर जताया गया है, पूर्वानुमान दिया गया है। तो लगातार मौसम जो है वो इसी तरह से कभी ठीक हो रहा है, कभी खराब हो रहा है। तो इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान फसलों को भी जो है वो होना शुरू हो चुका है।